नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस पर कथा का आयोजन हुआ। कथा के विराम के अवसर पर इस संपूर्ण कथा में जिन्होंने पिछले 7 दिनों से इस पावन कथा को अपने श्रीमुख से आप सभी श्रद्धालु जनों को यहां पर श्रवण करने और कथा का आनंद लेने और इसके माध्यम से ज्ञानार्जन का एक अवसर दिया है, ऐसे कथा व्यास जगतगुरु अनंतानंद श्री काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद से यहां पर उपस्थित जूना अखाड़ा के श्री महंत महामंडलेश्वर नारायणगिरी जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे हमारे संत स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे राम दिनेशाचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, यजमानगण, पिछले 7 दिनों से आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण किया। प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस पावन कथा का आयोजन यहां पर होता है और मैं प्रसन्नता है कि कथा व्यास के द्वारा कथा के माध्यम से जो भी इस कथा के माध्यम से श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त होता है, उसको पूरी मर्यादा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ अभी सभी श्रद्धालुजन इसका आनंद भी लेते हैं और इससे ज्ञानार्जन भी अर्जित प्राप्त करते हैं। कथा का मतलब ही होता है कि जो कुछ हम सुने उसको अपने आचरण में भी उतारने का प्रयास करें। कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन में उसे उतारने का भी, उसके अनुसार आचरण में भी उसे उतारने का एक प्रयास हमारे स्तर पर होना चाहिए। और ये कथा केवल कथा नहीं है, ये भारत की समृद्ध परंपरा का भी उल्लेख हम सबको कराता है। भारत के इतिहास के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, उसकी प्राचीनता के बारे में भी एक गौरव की अनुभूति हम सबको कराती है। 5000 वर्षों से एक कथा 7 दिनों तक श्रद्धालुजन 3-3 घंटे बैठ करके आनंद लें, ये भारत में ही संभव है, क्योंकि भारत धर्मप्राण देश है। भारत की आत्मा धर्म में है और ये धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म इस पवित्र ग्रंथों के माध्यम से, पवित्र कथाओं के माध्यम से इसे मजबूती प्रदान होती है। ये सामाजिक एकता का भी आधार है।
और राष्ट्रीय एकात्मता का भी। ये केवल आप सभी की उपस्थिति ही इस बात को यहां पे प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि एक बार केरल के एक वामपंथी नेता थे जो वहां के मुख्यमंत्री भी हुए थे केरल के। उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी भारत के बारे में, अपना एक आलेख लिखा था, और उस आलेख में उन्होंने उल्लेख किया था कि जब मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी तब मुझे यह बताया गया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यह राष्ट्रीयताओं का एक समूह है, और हम उसको लेकर के जीवन भर यही बोलते थे। लेकिन जब मैं पूरे भारत के अंदर घूमा, पूरे भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर ओर गया, मैंने भारत की समृद्ध विरासत को देखा, भारत के मठ और मंदिरों को देखा। जब मुझे पता लगा कि केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है, जब मुझे पता लगा कि दक्षिण भारत से निकला एक सन्यासी भारत के अंदर व्यापक धर्म जागरण के माध्यम से मध्यकाल में भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, बृहत कार्य किया है और कोई भेदभाव नहीं किया है, समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ा है, तो मेरी समझ में आ गया कि जिन्हें हम मंदिर बोलते हैं, जिन्हें हम पीठ कहते हैं, जिन्हें हम मठ कहते हैं, ये केवल उपासना के केंद्र मात्र नहीं है, ये केवल पूजा पद्धति के केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीयता के आधार भी हैं। भारत की आत्मा इनमें निवास करती है, क्योंकि बिना भेदभाव के हर भारतीय उनमें जा सकता है। और अब मैं समझ गया हूं कि वास्तव में भारत आजादी के पूर्व भले ही अलग अलग राज्य रजवाड़ों में बटा रहा होगा, राजनीतिक इकाइयां भले ही अलग अलग रही होंगी, लेकिन भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई के रूप में प्राचीन काल से, सृष्टि के काल से ही एक इकाई के रूप में रहा है। और यही कारण है कि भारत अगर एक नहीं होता तो आदि शंकर देश के 4 कोनों में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 पीठों की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि चारों अलग अलग राज्य में थे, चारों अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन उन्होंने 4 पीठ स्थापित की। जगतगुरु रामानंदाचार्य जगह जगह जाकर के पीठों की स्थापना के माध्यम से एक व्यापक जागरण के अभियान को आगे नहीं बढ़ा पाते। उन्होंने हर जाति के भक्तों को अपनी श्रृंखला के साथ जोड़ करके उन्हें व्यापक धर्म जागरण के अभियान के साथ लगाया था। रविदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, एक लंबी परंपरा उनकी है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से आकर के धर्म जागरण के बृहद अभियान को पूरे भारत के अंदर नहीं फैला पाते। आचार्यों की परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की हो, भारत के पूज्य संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ने वाली परंपरा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली परंपरा है, तोड़ने वाली नहीं। याद करिए, देश के साथ सदैव वे दोनों चीजें एक साथ चली हैं, एक जो तोड़ने वाली रही है, विध्वंसक रही है प्राचीन काल से ही, उन्हें समाज ने असुर बोला,
क्योंकि विध्वंसक रहे हैं। उसके अलग अलग नमूने अलग अलग कालखंड में देखने को मिले, कभी रावण के रूप में मिला, कभी कंस के रूप में और दुर्योधन के रूप में देखने को मिला, और कभी अलग अलग रूप उनको समाज को विभाजित करने वाले रूपों के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जोड़ने वाली भी रही है, जो दैवीय सत्ता से ओतप्रोत रही है। ऋषि मुनि उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। भारत की ऋषि मुनि की परंपरा उन्हें एक स्वरूप देती रही है। अलग अलग स्थानों पर भारत के अंदर धार्मिक यात्राएं उसके उदाहरण हैं। बृहद पैमाने पर चलती रही हैं, बड़े पैमाने पर चलती रही हैं। उत्तर का व्यक्ति गंगोत्री से जल लेकर के जाता है, रामेश्वरम में जलाभिषेक करता है, रामेश्वरम से जल लेकर के आता है, केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करता है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, पूरब से पश्चिम में जोड़ने के लिए एक सेतु बंधन का काम किया। आदि शंकर के बारे में भी इस बारे में कहा जाता है। जब आदि शंकर केरल से निकले, वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं, देखूं काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में यही मान्यता है, जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, और कोई एक नमूना नहीं है, वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में, जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक है। विश्वनाथ की शरण में आकर के उन्होंने कहा, मैं आगे की अपनी व्यवस्था का संचालन करूंगा। लेकिन प्रातः काल जब वह गंगा दर्शन कर लिए, वहां गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं, अचानक उनके मार्ग पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, हटो हटो, मेरे मार्ग से हटो। चूंकि वह कथित अछूत कही जाने वाली जाति का चंडाल व्यक्ति था, उनको लगा कि मेरे मार्ग में आकर के मुझे अछूत कर देगा। तो चंडाल के मुंह से निकलता है कि आपके बारे में तो मैंने सुना था कि आपने अद्वैत की शिक्षा में आप पारंगत हैं, आपने इसमें ज्ञानार्जन किया है, आप ब्रह्म सत्य की बात करते हैं। क्या आपके अंदर निवास करने वाला ब्रह्म और मेरे अंदर निवास करने वाला ब्रह्म, क्या ये अलग अलग है क्या? अगर ये अलग अलग है तो फिर आपका अद्वैत उधर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है और नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से बातचीत की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। साथ ही वे नक्सलियों से अपील करते हैं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण करें और हथियार छोड़ दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और कश्मीर में कई जगहों पर कई लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ जो है अभियान शुरू करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी। 12 मार्च 2014 को दोनों भाई बाजार गए थे।
बाजार स्थल में अज्ञात नक्सलियों ने हमें मुखबिरी के संदेह में आकर के हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे बैठे स्थान पर ही 3 फायर किए, जिसमें 2 गोली मेरे भाई के पीठ में लगा सीने पर और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जान को छलनी करते हुए निकल गया। और गोली लगने के पश्चात दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में हम लोग जान को बचाने के लिए भागे। मैं कुछ दूर दौड़ पाया, भाई ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाया और एक दुकान के सामने जाकर गिर गया। वहीं पर क्रूर नक्सलियों ने जाकर के भाई पर और 3 फायर किए। 2013 की बात है, जब मेरे भाई रामू सलाम और मैं दोनों आंगनबाड़ी जा रहे थे, इमली पेड़ के नीचे केटली में बम पड़ा हुआ था, तो हम लोगों को नहीं पता कि केटली में बम है करके। तो मेरे भाई रामू सलाम उठाए, वो फट गया, तो हम लोग दूर दूर से फेंकाए। बक्सर शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ अर्थ में पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका ये उत्साह, हौसला और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आज दिल्ली के गलियारों में आया है, कई सारे आंख होते हुए भी आंख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आंख और कान खोलने का काम करेगा। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किसी की मां छिन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते हैं। खैर, आपका प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर कर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा। ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया है। भाइयों बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के अंदर कानून का राज प्रस्थापित हो, राज्य सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः
नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके परिवारजनों को खोया है, आपके शरीर का नुकसान हुआ है, आपके भविष्य को रौंद दिया गया है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इसको वापस नहीं दिला सकता, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आगे पर इस प्रकार के निर्दोष लोगों के जीवन में ऐसी कोई आपदा न आए, इस प्रकार की कठिनाई न आए। और आज आप लोग आए हैं, आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे जाकर प्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं। अच्छा ही किया, मेरा टाइम मांगा। मैं मानता हूं उनकी संवेदना भी आपके लिए जगेगी, मगर उनकी जगह न जगह भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी अब तक जो आपके लिए योजनाएं बनी हैं, इस सारी योजनाओं को संरक्षित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का राकेश गुप्ता जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, लेटरल एंट्री पर मचा बवाल अभी